तो ये आदमी जिसका नाम मारियो है और मारियो को एक समस्या है। वह एक ऐसी महिला के साथ डेटिंग कर रहा है जो उससे कहीं बेहतर कर सकती है। अब जिस महिला के साथ वह डेटिंग कर रहा है उसका नाम सेसिलिया है और एक दिन सेसिलिया अपने एक पुराने कॉलेज के प्रेमी मारियो के साथ फिर से जुड़ती है और उसने मारियो को कुछ समय से नहीं देखा है और वे दोनों मूल रूप से ब्राजील से हैं, लेकिन अब वे दोनों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वे सोचते हैं अरे क्यों ना डेटिंग करने की कोशिश करें। तो वे कुछ समय के लिए डेटिंग करना शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि अंततः मारियो उसके अपार्टमेंट में उसके साथ रहने लगता है। लेकिन मारियो के बारे में एक बात है, वह बेरोजगार है और चूंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है वह हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और कुछ नहीं करता और इसलिए सेसिलिया उसे लेकर दबाव महसूस करने लगती है और समय के साथ वह उससे दूर होने लगती है। अब मारियो के बारे में एक और बात है, वह एक काफी नियंत्रित करने वाला आदमी है और जैसे जैसे वह उससे दूर होती है वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश और भी ज्यादा करता है। जैसे वह हमेशा यह चेक करता है कि वह किससे बात कर रही है, जैसे तुम किससे बात कर रही हो। कभी कभी वह उसका फोन या उसका कंप्यूटर भी ले लेता है ताकि उसकी जासूसी कर सके। और सेसिलिया के दोस्त वे ये नोटिस करने लगते हैं कि वह उसके साथ खुश नहीं है और वे कहते हैं लड़की तुम्हें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। और अंततः वह कहती है तुम जानते हो क्या, तुम सही हो। और इसलिए वह जाती है और वह मारियो को यह बताती है कि यह रिश्ता उसके लिए काम नहीं कर रहा है। और लगभग 1 साल डेटिंग करने के बाद बूम, आधिकारिक तौर पर उससे ब्रेकअप कर लेती है। और डांगरेन मारियो बहुत दुखी है। उसे लगता है कि वह उसे खो नहीं सकता, मतलब वह कभी भी उससे बेहतर नहीं कर सकता। तो बस उसके फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और वह उसके घर से बाहर जाने से इनकार कर देता है और वह बस वहीं रहने लगता है। और फिर वह उसे थोड़ा स्टॉक करने लगता है और यह सेसिलिया के लिए सच में डरावना है। तो वह कहती है सब कुछ बकवास है और वह अपने अपार्टमेंट को छोड़ देती है और वह अपने दोस्तों के घरों पर रहने लगती है या होटलों में रुकने लगती है बस उससे दूर रहने के लिए। और आखिरकार इस सब करने के एक समय के बाद वह उसके अजीब स्टॉकिंग जैसे व्यवहार से थक जाती है और वह उसे एक अल्टीमेटम देती है, अपना सारा सामान उठाओ और मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ वरना। और मारियो वह इसे अच्छे से नहीं लेता, जैसे वह खुश नहीं है लेकिन वह कहता है उफ ठीक है, और इसलिए वह बाहर चला जाता है और सब कुछ आखिरकार सुलझता हुआ लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय पर सेसिलिया सिडनी से उड़कर अपनी दोस्त के पास जाती है, पर्थ तक। तो वह कुछ दोस्तों से मिलने गई है और जब वे देखते हैं कि वह पूरे मारियो के मामले को लेकर कितनी परेशान और चिंतित है, वे कहते हैं तुमने इस अजीबो गरीब आदमी की रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं की। और बेशक सेसिलिया ने उसे पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। अब वह निश्चित रूप से चाहती है कि मारियो उसकी जिंदगी से चला जाए, लेकिन वह बहुत अच्छी इंसान भी है। वह इतनी प्रतिशोधी नहीं है कि उसे परेशानी में डालना चाहती या उसे ब्राजील वापस डिपोर्ट करवाना चाहती, इसलिए उसने कभी उसकी रिपोर्ट नहीं की। लेकिन फिर उसे इसी तरह पता चलता है कि मारियो ने रियो डी जेनेरियो के लिए फ्लाइट बुक की है। तो वह सोचती है वाह, वह आखिरकार जा रहा है, वह रियो वापस जा रहा है, वह देश से बाहर होगा। और आखिरकार एक लंबे समय बाद वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए काफी सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन बात यह है कि मारियो उसकी जिंदगी से जाने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में उसने चुपचाप जाकर उसके घर की एक अतिरिक्त चाबी बनवा ली ताकि वह जब चाहे वापस आ सके, या उसकी अनुमति के बिना। अब यहां कहानी अंधेरी हो जाती है। किसी समय पर मारियो अचानक से सेसिलिया से संपर्क करता है और उसे बताता है कि वह हमेशा के लिए देश छोड़ रहा है, वह ब्राजील वापस जा रहा है। और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। और सेसिलिया सोच रही है नहीं, लेकिन फिर वह इस पर थोड़ा और सोचती है और वह सच में चाहती है कि वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाए और उसे अपनी जिंदगी से सच में हमेशा के लिए बाहर जाने का एहसास कराने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे एक प्लेन में चढ़ते हुए और उड़ते हुए देखे। तो वह मजबूरी में इसे करने के लिए सहमत हो जाती है। वह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देगी, लेकिन फिर मारियो की उड़ान से एक दिन पहले अचानक बम वह बस उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर आ जाता है और वह कहता है मैंने अपना पासपोर्ट छोड़ दिया, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी। और सेसिलिया कहती है नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे रही। और इससे वह सच में गुस्सा हो जाता है और वह कहता है आओ यार, और वह कहती है नहीं, और फिर वह बस इंतजार करता है। वह उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के चारों ओर कई घंटों तक इंतजार करता है और मुझे नहीं पता कि वह उसका इंतजार कर रहा है कि वह बाहर आए या वह उसका मन बदलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह अपना मन नहीं बदलती। और अंततः वह फिर से उसके दरवाजे पर आता है और वह उस चाबी का इस्तेमाल करता है जो उसने बनाई थी अंदर आने के लिए। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है सेसिलिया घबरा जाती है और वह उस पर चिल्लाने लगती है जैसे बाहर निकलो। और वह कहता है खैर
मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, या भी वह कहता है। लेकिन वह बस उस पर चिल्लाती रहती है और तभी मारियो का धैर्य टूट जाता है और पाव वह उसे दोनों हाथों से गर्दन से पकड़ लेता है और जितना हो सके वह कसता है और वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और वह उसे गला घोंटता है जब तक कि वह न तो चिल्ला रही होती है और न ही हिल रही होती है, क्योंकि वह जिंदा नहीं है। और मारियो कहता है, ओह शिट, मैंने उसे मार डाला, अब मैं क्या करने वाला हूं? और फिर वह उसका फोन उठाता है और उसकी उंगली का इस्तेमाल करके उसे अनलॉक करता है और उसके फोन से वह उसकी माँ और दोस्तों को टेक्स्ट करता है जैसे कि वह खुद है। और वह कहता है, मैं नीले पहाड़ों की यात्रा पर जा रहा हूं, शायद ताकि वे सोचें कि सेसिलिया ट्रैकिंग पर गई थी और जैसे खो गई या कुछ ऐसा। लेकिन खैर, फिर वह उसके शरीर को उसकी कार में लाता है और वह एक लाल फिएट चलाती है। यहाँ असल जिंदगी में इसकी एक तस्वीर है। और फिर वह उसकी फिएट को एक स्थानीय नदी में ले जाता है और वहां वह उसका शरीर फेंक देता है। अगली सुबह मारियो उबर ऑर्डर करता है ताकि वह उसे एयरपोर्ट ले जाए। तो वह इस उबर में है और जैसे ही वह उबर एक पुल पर जा रहा है, वह खिड़की को नीचे करता है, बाहर झुकता है और वह अपनी फिएट की चाबियां रेलिंग के ऊपर से फेंक देता है और पानी में गिरा देता है। फिर कभी नहीं देखा जाएगा। और उबर ड्राइवर सोच रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है? लेकिन जो भी हो, जल्द ही मारियो एक फ्लाइट पर है और वह सिडनी से ब्राजील वापस उड़ता है, उस हत्या से मुक्त जो उसने अभी की थी। लेकिन फिर स्थानीय नदी में कुछ कायकर्स बस पानी में उतरते हैं और वे कायकिंग कर रहे हैं और उन्हें कुछ संदिग्ध तैरता हुआ दिखाई देता है, जैसे ये एक शव हो सकता है। तो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है और वे इसे चेक करते हैं और वे कहते हैं, हाँ, एक शव है और इसलिए शव को सेसिलिया के रूप में पहचाना जाता है। और पुलिस वे इस पूरे मामले की जांच शुरू करते हैं और बहुत जल्दी वे मारियो को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचान लेते हैं, क्योंकि पूर्व प्रेमी हमेशा मुख्य संदिग्ध होता है। और इसलिए वे सभी सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं और हत्या के समय के आसपास उसके सेल फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और वे इसे कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ मिलाने में सक्षम होते हैं और वे वास्तव में उस रात का फुटेज पाते हैं जब वह सेसिलिया की लाल फिएट चला रहा था। अब उसकी हत्या के बाद का समय था। वे मारियो के अपने घर के सीसीटीवी कैमरों से भी फुटेज प्राप्त करते हैं। वे हत्या के बाद उसका फुटेज पाते हैं जिसमें वह गीले मोजे पहनकर वापस चल रहा है। असल में अगर आप फुटेज को धीमा करें और झूम इन करें तो आप उसके छोड़े हुए छोटे पैरों के निशान देख सकते हैं। अब जाहिर है उसके कपड़े गीले थे क्योंकि उसने अभी एक शव नदी में फेंका था। वास्तव में फुटेज में उसे ठीक उसी समय दिखाया गया है जब वह घर पहुंचता है, जैसे वह अपने सारे कपड़े उतारता है और तुरंत उन्हें धोता है, क्योंकि साफ है भाई सब सबूतों को साफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खैर, फिर आखिरकार पुलिस उस उबर ड्राइवर से पूछताछ करती है जिसने उसे उस दिन एयरपोर्ट तक पहुंचाया। और वह उबर ड्राइवर कहता है, हाँ, हम पुल पर जा रहे थे और भाई ने खिड़की नीचे की और उसने पानी में कार की चाबी का एक सेट फेंक दिया। ये अजीब था और इसीलिए पुलिस कुछ डाइवर्स भेजती है और इसमें लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। लेकिन अंततः वे सेसिलिया की लाल फिएट की चाबियां ढूंढ लेते हैं। और इस समय ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को पता है कि मारियो निश्चित रूप से हत्यारा है। लेकिन याद रखें, वह अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वह चला गया, वह अब ब्राजील में है। तो पुलिस वे सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्राजील में अभियोजकों को सौंप देते हैं। और हत्या के 3 महीने बाद बम मारियो आखिरकार ब्राजील में गिरफ्तार हो जाता है। यहां उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है और अंततः वह मुकदमे का सामना करता है और वह सब कुछ स्वीकार करता है, सेसिलिया को मारने से लेकर शव को फेंकने तक, सब कुछ। और यहां उसकी अदालत में रोते हुए फुटेज है, अगर आप उसे अदालत में रोते हुए देखना चाहते हैं। और अंततः उसे 27 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। अच्छा,